Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 6 of chapter 10 Mechanical Properties of Fluids। और पिछले लेक्चर्स में हम हाइड्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर चुके हैं। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने हाइड्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया और विस्कोसिटी के बारे में आपसे डिस्कस किया। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स की, गैसेस की विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। उसके बाद जाना स्टोक्स लॉ के बारे में और टर्मिनल वेलोसिटी। तो पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी जैसी प्रॉपर्टीज के बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर में हैं और बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं। बहुत लंबा ये चैप्टर है और तेजी से चलकर हम इसे खत्म करेंगे। और आज डिस्कस करेंगे हम फ्लो के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करते हुए कितने तरह से फ्लो हो सकते हैं। लिक्विड जब फ्लो करता है, लिक्विड मोशन में है, लिक्विड अगर फ्लो करता है तो टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के बारे में खास तौर पर बात करी जाए तो दो तरह का फ्लो हो सकता है। एक फ्लो हो सकता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो पहला जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा जो टाइप हो सकता है फ्लो का वो है टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दोनों किस तरह के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन का मतलब ही क्या है, एक लाइन बने जिसके अंदर, जिस फ्लो के अंदर लाइन बने। स्ट्रीम मतलब, जिसका स्ट्रीम का मतलब है करंट, एक तरह से बहाव। तो अगर कोई ऐसा फ्लो है, माफ कीजिएगा, तो कोई ऐसा फ्लो है, अगर मान लीजिए, तो बात करनी है मुझे फ्लो के बारे में, तो मैं एक सेकंड अपने मार्कर को ठीक कर लूं। मार्कर हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया था यहाँ पर अभी। तो अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में और लिक्विड के फ्लो की बात हम करने वाले हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करनी है। इस तरह से ये एक मैंने स्ट्रीम का मतलब मान लीजिए इस पाथ से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ये एक ऐसा पाथ है जिसे स्ट्रीमलाइन कहूंगा। अगर मान लो ये ए पॉइंट ऐसा है, यहां पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ va है, इस तरह से ये पार्टिकल फिर आगे बी पॉइंट पर पहुंचेगा कहीं, और इस बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट डालिए भाई। जब इस तरह से कर्व्ड पाथ होता है तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी देखनी है उस पॉइंट पर ले जाकर क्या डालिए, टेंजेंट डालिए। तो इस तरह से ये सी पॉइंट पर, तो तीन अलग अलग पॉइंट्स की बात करी मैंने कि भाई एक इस तरह से जो वाटर है या लिक्विड है इस पाथ से फ्लो कर कर आ रहा था इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी पता चलती है हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट डालने से पता चलती है। अब जब उस पॉइंट पर टेंजेंट डाला है तो वेलोसिटी है। जो पार्टिकल इस वक्त ए पर है, जो पार्टिकल इस वक्त ए पर है, ये पार्टिकल जब बी पर पहुंचेगा तो ए पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो होगी, स्पीड कितनी होगी, जो ए पर स्पीड है वो अलग है, बी पर स्पीड अलग हो सकती है, सी पर स्पीड अलग हो सकती है। हो सकता है तीनों पॉइंट्स पर अलग अलग स्पीड रही हो। ए पर जो भी स्पीड और वेलोसिटी है, जब ये ए वाला पार्टिकल थोड़े टाइम के बाद बी पर पहुंचेगा तो जो वेलोसिटी बी पॉइंट पर इस पार्टिकल की अभी है उतनी ही वेलोसिटी होगी इस ए वाले पार्टिकल की जब वो बी पर पहुंचेगा। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पार्टिकल की वेलोसिटी वही होगी जो इससे पहले इसके प्रीडिसेसर की थी, यानी इससे पहले वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी। अभी बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, ए की जो वेलोसिटी है
बी पर पहुंचने के बाद वही होगी जो इस वक्त बी पर जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है। यानी हर एक पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो कर रहा है। हर एक पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो कर रहा है। अगले वाले पार्टिकल की जिस पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी इस पीछे वाले पार्टिकल की होगी उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद। तो ऐसा पाथ क्या कहलाता है? स्ट्रीमलाइन कहलाता है। ऐसा फ्लो क्या कहलाता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर अगर मान लीजिए ये एक पाइप है इस तरह से, तो ये कोई पाइप है इस तरह से, यहाँ इसका एरिया अलग है पाइप का, तो आगे चलकर एरिया बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, कुछ भी इस तरह से हो रहा है। तो इसके अंदर पार्टिकल्स एक रास्ते से इस तरह से जा रहे हैं, तो सभी अपने से आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेंगे और इस तरह से एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स जा रहे हैं एक पाइप के अंदर। अगर आपने टैप को थोड़ा सा खोल दिया है तो धीरे धीरे जो पानी टैप के अंदर से आ रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देगा वो पानी, आपको ट्रांसपेरेंट होगा वो पानी जो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो उसका। और अगर हम ज्यादा टैप को खोल दें, टैप को ज्यादा खोल दिया जाए, स्पीड ज्यादा हो जाएगी पानी की, वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण वो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा और उसमें पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो नहीं कर रहे होंगे। कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में, कोई किसी में। मैं एग्जांपल देकर बताता हूं अभी आपको। फिलहाल स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करी जाए, एक ऐसा फ्लो जिसमें एक पार्टिकल अपने से आगे वाले के पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ऐसा फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं the flow of liquid is called streamline flow. The flow of liquid is called streamline flow if each particle follow the path of its predecessor particle at any point। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ही है जो वेलोसिटी उससे आगे वाले पार्टिकल की थी जब वो यहां पर था। तो इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। तो इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं और स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो है कि अगर एक पार्टिकल नहीं फॉलो कर रहा, रैंडम जिग-जैग मोशन हो गया। टर्बुलेंट को दूसरी बात कहूं भाई मैं, जिग-जैग मोशन हो गया है लिक्विड का। कोई पार्टिकल कभी सीधा ऐसे चला जाता है इस पाथ से, हो सकता है अगली बार जो पार्टिकल है वो यहाँ घूम जाए इस तरह से, फिर पार्टिकल यहाँ घूम जाता है इस तरह से। तो कुछ भी इस तरह के रैंडम मोशन जो देखने को मिलते हैं जब स्पीड वाटर की बहुत ज्यादा हो जाती है। किसी नदी के पुल के आसपास देखेंगे आप, तो नदी का जो पुल है, पुल के पास पानी इस तरह से घूम जाता है, गोल गोल हो जाता है, तो ये फ्लो क्या कहला सकते हैं? टर्बुलेंट कहलाएंगे इस तरह से। तो इस तरह के फ्लो को क्या कहूंगा? टर्बुलेंट कहूंगा। पानी के पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल हो सकता है यहां से आकर आगे चला जाए, कोई पार्टिकल हो सकता है यहां पर घूमने लग जाए, कोई पार्टिकल आया आगे निकल गया। तो रैंडम है मोशन उसका। एक पार्टिकल अपने से आगे वाले के पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है और ऐसा फ्लो क्या कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। टर्बुलेंट फ्लो जो है वो तब होता है जब वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी एक लिमिट को क्रॉस कर गई है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो गई है लिक्विड की, तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। कम है वेलोसिटी तो फ्लो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। तो जो फ्लो है, जो पाथ है,
वो टर्बुलेंट कब होता है और वो स्ट्रीमलाइन कब होता है। तो अगर किसी पाइप से बहुत स्मूथली धीरे धीरे पानी आ रहा है तो उसे हम स्ट्रीमलाइन समझेंगे, ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देगा बिल्कुल आपको। और स्पीड अगर ज्यादा हो जाए ना पानी की तो तब, अगर एक पाइप से बहुत स्लोली वाटर आ रहा था और वो स्ट्रीमलाइन था, ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा था, आपने फिंगर रख दी उसके ऊपर, पानी टर्बुलेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से हम पानी का छिड़काव करते वक्त कर देते हैं कभी कभी इस तरह से। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा किसी लिक्विड का, ये बात डिपेंड किस पर करती है, क्रिटिकल वेलोसिटी पर। ये बात डिपेंड किस पर करती है, क्रिटिकल वेलोसिटी पर। क्रिटिकल वेलोसिटी पर ये बात डिपेंड करती है, क्रिटिकल वेलोसिटी पर ये बात डिपेंड करती है कि जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा या लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट होने वाला है। अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो उस लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई है वेलोसिटी तो ये फ्लो टर्बुलेंट बन जाएगा। और ये क्रिटिकल वेलोसिटी किन चीजों पर डिपेंड करेगी किसी लिक्विड में, ये भी जानेंगे। किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी द, हम इस तरह से लिखें कि द मैक्सिमम लिमिटिंग वेलोसिटी, the maximum limiting velocity up to which the maximum limiting velocity up to which the path of liquid is streamline, and above which the path is turbulent, is called critical velocity। तो वो वेलोसिटी जिससे कम वेलोसिटी रहेगी तो लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, जिससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर, जहां तक क्रिटिकल वेलोसिटी तक फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होने पर फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इस तरह की लिमिट है एक, जो टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन कैसा होगा इसको डिस्क्राइब करती है। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। क्रिटिकल वेलोसिटी किसी लिक्विड की डिपेंड कर रही है, यानी प्रोपोर्शनल है। नंबर एक बात कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है ये। नंबर दो बात डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। नंबर तीन बात डायामीटर ऑफ ट्यूब पर डिपेंड करती है, मतलब पाइप कि भाई जिस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, जिस पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, उस पाइप के डायामीटर पे भी डिपेंड करती है। नैरो होगा तो बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी, डायामीटर अगर ज्यादा होगा तो स्पीड कंट्रोल में रहेगी। तो डायामीटर पर, डेंसिटी पर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कौन, क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि टर्बुलेंट फ्लो होगा या स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ये तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है। आपने ये डिराइव उस वक्त भी किया है और अब भी आप डिराइव कर सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो इस चैप्टर के अंदर बस क्रिटिकल वेलोसिटी की ये डेफिनेशन है और क्रिटिकल वेलोसिटी इन चीजों पे डिपेंड करती है, ऐसे बताया जाएगा। बट हम सेकंड चैप्टर का यूज कर डायमेंशंस का यूज कर क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, और वो आप डिराइव करिए कि क्रिटिकल वेलोसिटी अगर इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है तो आप फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। ये डायमेंशंस में आपने सीखा था। क्रिटिकल वेलोसिटी को VC से डिनोट कर देता हूं, V मतलब वेलोसिटी और C लगा दिया मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी।
और ये क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर, इसकी पावर ए मान लीजिए, डेंसिटी पर, डेंसिटी को रो से डिनोट किया जा सकता है, डेंसिटी को डी से डिनोट कर सकते हैं, और रो सिंबल है डेंसिटी का, पावर बी मान लीजिए, और डायमीटर पे डिपेंड कर रही है तो पावर क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। इस तरह से तो इतनी चीजें जो मान लेने के बाद क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू के कांस्टेंट आया, के कांस्टेंट आया है, ईटा की पावर ए है, डेंसिटी की पावर बी है, और डायमीटर की पावर सी है, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाती है। हमें वो ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में लाकर पुट करनी है और हमारा डेरिवेशन हो जाता है। ये चैप्टर 2 में सिखाया जाता था, और जल्दी ही रिवीजन जब हम करेंगे तब मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको कि हम इस तरह से डिराइव करते थे, जानेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब बात आई है कि डायमेंशंस पुट कर दीजिए भाई। वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं LT-1, यानी m इसके लिए 0 है इस तरह से, और यहाँ पर k तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ईटा के डायमेंशंस होते हैं ml-1 t-1 की पावर a लिखी जाएगी। डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम ml-3 की पावर b लिखी जाएगी, और यहाँ से डायामीटर की वैल्यू तो c है और इसके डायमेंशंस c है भाई। डायामीटर एक तरह की लेंथ है भाई यहाँ पर। इसके बाद भाई आप मास को एक साथ लिख लीजिए भाई, m की पावर यहाँ से a होगी, यहाँ से m की पावर b होगी, और बस m की पावर a प्लस b लिखी जाएगी इस तरह से। लेंथ की बात आई है तो लेंथ की पावर यहाँ से -a लिखी जाएगी, लेंथ की पावर यहाँ से -3b लिखी जाएगी, और यहाँ से लेंथ की पावर +c लिखी जाएगी। और इसके बाद टाइम की बात की जाए तो टाइम यहाँ से माइनस का a लिखा जाएगा, यहाँ t की पावर -1 है और बाहर a है तो t की पावर -a लिखी जाएगी इस तरह से। ऐसा करने के बाद अगर हम देखें कि भाई m0 था यहाँ पर, m0 और l की पावर 1 और t की पावर -1 है यहाँ पर। इस तरह से मास को मास के साथ ही इक्वेट किया जा सकता है, और ऐसे इक्वेट करने पर आपको बड़ी जल्दी आंसर मिलने लगेंगे। मास की पावर यहाँ a प्लस b है और यहाँ मास की पावर 0 है। यहाँ पर लेंथ की पावर -a -3b और प्लस c है, और यहाँ लेंथ की पावर 1 है, और यहाँ माइनस की a है, और यहाँ t की पावर -1 है। a की वैल्यू 1 आती है, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए लाकर, b की वैल्यू -1 आ जाती है। a की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पर, b की वैल्यू -1 पुट करने पर ये +3 बनेगा, और प्लस c बराबर 1 है, 2 बचेगा, इधर जाकर माइनस का होगा, और c की वैल्यू -1 आती है। a b c की ये वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं, इन्हें उस फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर पुट करिए, जिसे मैंने तो रब कर दिया, बट आपको याद होगी आपने लिखी है क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर के कांस्टेंट, ईटा की पावर हमने a मानी है जिसकी वैल्यू 1 आई है, डेंसिटी की पावर b मानी है जिसकी वैल्यू -1 आई है, डायमीटर की पावर c मानी है जिसकी पावर -1 आई है। और ऐसा सोल्व करने पर क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो k कांस्टेंट था डायमेंशनलेस, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और डायमीटर को डिवाइड में लाइए, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या बनता है फॉर्मूला। इस वेलोसिटी की वैल्यू है, क्रिटिकल वेलोसिटी की ये वैल्यू है किसी लिक्विड के लिए, उस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, उस लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, और जिस ट्यूब से फ्लो हो रहा है लिक्विड उसके डायामीटर पर भी ये डिपेंड करती है। और इससे पता चलता है कि इससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर उस लिक्विड का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा, और इससे कम वेलोसिटी होने पर या इतनी वेलोसिटी भी हो जाए तो भी फ्लो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ही ये डिसाइड करती है कि लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट कब होगा, स्ट्रीमलाइन कब होगा। किसी लिक्विड की वेलोसिटी अगर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो उस लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। अब बात करते हैं एनर्जी की।
जब लिक्विड होता है तो उसकी कुछ एनर्जी भी होती है। तो लिक्विड्स की एनर्जी कितनी होती है, कब क्या एनर्जी होगी, इस बारे में भी जानेंगे। और अब बात करी जाए भाई लिक्विड की, हम कुछ डेरिवेशंस ऐसे पढ़ेंगे, कुछ डेरिवेशंस ऐसे जानने की कोशिश करेंगे जिसमें लिक्विड को कैसा माना गया है, आइडियल फ्लूइड माना गया है। लिक्विड आइडियल फ्लूइड कभी नहीं होगा, क्योंकि आइडियल में तो बहुत सारी एजम्पशंस करनी पड़ती है, रियलिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड में, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड पूछी जाए, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी पूछी जाए आपसे, तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नंबर 1 है स्टेडी फ्लो में। स्टेडी फ्लो का मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है लिक्विड की, वो टाइम के साथ क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। पार्टिकल आगे चले गए हैं तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वहां अलग वेलोसिटी हो सकती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है, तो वो पार्टिकल आगे निकल गया, फिर दूसरा पार्टिकल आता है, तीसरा पार्टिकल आता है, चौथा पार्टिकल, इस तरह से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जितने भी पार्टिकल्स आते जाएंगे उन सब की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो इसे स्टेडी फ्लो कहते हैं। वेलोसिटी किसी पॉइंट पर टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। स्टेडी फ्लो के साथ साथ कैसे होंगे, नॉन विस्कस में। भाई ये भी मेरी एजम्पशन ही है, नॉन विस्कस का मतलब कोई विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। हर एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, तो विस्कस फोर्स लगता है। आइडियल फ्लूइड सोच रहे हैं भाई, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली विस्कस फोर्स होता है, लेकिन मैंने अभी आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूं, तो वो नॉन विस्कस होगा, कोई विस्कोसिटी नहीं होगी। इनकंप्रेसिबल होगा भाई, इनकंप्रेसिबल होगा, यानी प्रेशर अप्लाई करने पर, इनकंप्रेसिबल का मतलब प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा। ऐसा इसलिए माना है मैंने ताकि हर जगह लिक्विड की डेंसिटी सेम रख सकूं, जबकि ऐसा नहीं है। लिक्विड्स थोड़े कंप्रेस हो सकते हैं, गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती हैं, बट लिक्विड जो होती हैं तो फ्लूइड की बजाय, फ्लूइड की बजाय इसे लिक्विड कर दीजिए, क्योंकि ये आइडियल लिक्विड की हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि गैसेस तो बहुत कंप्रेसिबल होती हैं, उन्हें तो अच्छे से कंप्रेस किया जा सकता है। तो वाटर कंप्रेस होते हैं ना के बराबर, मैंने उसे नेगलेक्ट कर दिया, तो इनकंप्रेसिबल होंगे लिक्विड्स। और चौथी प्रॉपर्टी भाई इररोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो होना चाहिए उसका। इररोटेशनल फ्लो का मतलब लिक्विड किसी पाइप के अंदर क्या ना करे, रोटेट ना करे। मतलब इसका क्या बन रहा है, जब किसी पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो करता है, तो क्योंकि मोटर कहीं पर उसे पंप कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है, मोटर के अंदर जो डिस्क घूमती रहती है, उसके कारण पानी में रोटेशनल फ्लो भी आ जाता है। पानी पाइप में आगे तो जा ही रहा था, साथ साथ पानी अंदर रोटेट भी करने लगता है, जिसके कारण एंगुलर मोमेंटम भी होगा उसके पास में। तो कुछ एनर्जी एंगुलर मोमेंटम के पास चली गई है, कुछ ट्रांसलेशनल एनर्जी में है। हम सिर्फ ट्रांसलेशनल के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए लिक्विड हमारा कैसा है, इररोटेशनल फ्लो है भाई, रोटेट नहीं करेगा। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं आइडियल फ्लूइड की। स्टेडी फ्लो जो कि पॉसिबल है, और नॉन विस्कस नहीं है पॉसिबल, भाई विस्कोसिटी होगी। इनकंप्रेसिबल भी नहीं होता, लिक्विड थोड़ा कंप्रेस हो सकता है, और इररोटेशनल भी नहीं होता भाई, रोटेशन अक्सर प्रोड्यूस होती है भाई। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं एक आइडियल फ्लूइड की। ये प्रॉपर्टीज जब फॉलो करेगा एक लिक्विड, तब उस लिक्विड को आइडियल फ्लूइड माना जाएगा, जबकि रियलिटी में रियल जो फ्लूइड होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, वो इनको नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो ये थ्योरेटिकली है भाई, और पेपर में भाई ये डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, और इस डेरिवेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भाई। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने वाली है, और किस तरह की बात ये बताने वाली है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक ट्यूब मैंने कंसीडर करी है जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है।
तो इस तरह की एक पाइप है कोई, मान लीजिए, और इस पाइप के अंदर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था भाई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर वेरी कर रहा है इस तरह से। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है यहां पर। फिलहाल यहां पर बात करी जाए तो यहां एरिया जो है वो ज्यादा है। यहां पर ए पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी है, A1। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी है, A1। और यहां पर एरिया जो था वो कम हो गया है, तो यहां पहुंचकर एरिया की वैल्यू A2 हो गई है कुछ इस तरह से इस B पॉइंट पर। जब लिक्विड A से डिस्प्लेस होकर थोड़ा आगे आएगा, जो पार्टिकल्स A पर हैं, जब ये पार्टिकल A से डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, v1 वेलोसिटी है, और A से A डैश पर पहुंचेगा डेल्टा t टाइम में। तो ये डिस्टेंस कितना लिखा जा सकता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो पहले ध्यान से डायग्राम को समझिए। जो पार्टिकल्स लिक्विड के A पर हैं, प्रेशर अप्लाई करने पर जो लिक्विड A से कहां पर जाएंगे, A डैश पर पहुंचेंगे। तो ये v1 वेलोसिटी है यहाँ पर लिक्विड की, v1 वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इनटू में टाइम कर दिया। डेल्टा t टाइम में A से A डैश पर पार्टिकल अगर पहुंच गए हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वेलोसिटी इनटू में टाइम कर दिया मैंने यहाँ पर। तो फिर जो पार्टिकल्स B पर है वो भी थोड़े आगे चले गए होंगे, बट यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी अलग है, यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पर जो लिक्विड्स हैं वो ज्यादा आगे गए होंगे, यहाँ पर क्योंकि एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा हो गई होगी। यही समझाने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग था। यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है। यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है। यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी v2 है। जब लिक्विड यहाँ A से A डैश पर आता है तो यहाँ के पार्टिकल्स B से कहाँ चले जाते हैं, B डैश पर चले जाते हैं। कुछ वॉल्यूम यहाँ से आगे आई है तो कुछ वॉल्यूम यहाँ से और आगे चली गई है। कुछ मास यहाँ से आगे डिस्प्लेस हुआ है तो कुछ मास पानी का या लिक्विड का यहाँ से और आगे चला गया है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड है, कहने का मतलब जो डेंसिटी यहाँ है वही डेंसिटी यहाँ पर है। इस तरह से अगर इस तरह की बात करी जाए, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा था बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करूं तो लिक्विड मास ऑफ लिक्विड इस तरह से लिखिएगा कि भाई क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के बाद लिखना है भाई मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड फ्लो मास ऑफ लिक्विड फ्लो फ्रॉम A to A डैश इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड is equal to mass of liquid flow from B to B dash। तो ध्यान से बात को समझिए भाई, क्या कहा गया है यहाँ पर कि जितना मास लिक्विड का A से A डैश पर आएगा उतना ही मास लिक्विड का B से कहाँ चला जाएगा, B डैश पे चला जाएगा। कोई लीकेज नहीं हुई है लिक्विड की, पाइप में कोई लीकेज नहीं है, पानी निकल नहीं रहा है। जहां से जितना पानी एंटर करता है वहां से इतना पानी बाहर आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताना चाहती है आपको, मास ऑफ लिक्विड फ्लो फ्रॉम A to A डैश इन टाइम डेल्टा टी, आगे जोड़ दीजिए इन टाइम डेल्टा टी, मास ऑफ लिक्विड फ्लो फ्रॉम B to B डैश इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में जितना पानी यहां से एंटर करेगा, डेल्टा टी टाइम में उतना पानी वहां से बाहर भी जरूर आएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में मैंने हेल्प ली है। अब यहां से कितना मास डिस्प्लेस हुआ ये जानना है मुझे।
तो जो लिक्विड ए पर था वो ए डैश पर चला गया, तो जो ए डैश पे था वो और आगे चला गया, यानी ए से ए डैश के बीच में जितना लिक्विड था, ए से ए डैश के बीच में जो लिक्विड था वो यूं का यूं आगे चला गया है। तो कितना लिक्विड था इसके अंदर, वॉल्यूम इनटू में क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी। वॉल्यूम लिखी जा सकती है एरिया इनटू में लेंथ, लेंथ लिखी जा सकती है वेलोसिटी इनटू में टाइम। ए से ए डैश की लेंथ कितनी है, वेलोसिटी इनटू में टाइम, जो ये डिस्टेंस है वेलोसिटी इनटू में टाइम, ये डिस्टेंस जो है ये लेंथ कहलाएगी। एरिया A1 है, एरिया से मल्टीप्लाई करने पर ये वॉल्यूम कहलाएगी, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या कहलाएगा, मास। ठीक इसी तरह से जितना मास यहां से आगे डिस्प्लेस हुआ है उतना ही मास यहां से और आगे चला गया है। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी इनटू में डेल्टा टी, टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इनटू में एरिया वहां A2 है, ये वॉल्यूम हो गई, और वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी क्या हो गया, मास। जितना मास यहां से एंटर करता है एक एंड से उतना ही मास दूसरे एंड से बाहर आएगा इस पाइप के अंदर, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। अगर ऐसा है तो यहां डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और डेंसिटी से डेंसिटी, और A1V1 बराबर आता है A2V2 के। इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इसका फिर क्या इंपॉर्टेंस है भाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, यहां से देखकर पता चलता है V1 अपॉन में V2 बराबर है A2 अपॉन में A1 के। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये सब कुछ बता रहा है भाई कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या यूज में आ रही है। V1 और डिवाइड में आया A1, V2 तो ऊपर आया A2, यानी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। यहां पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी लिक्विड की, यहाँ एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। किसी पाइप से पानी आ रहा था और पैराबोला पार्ट ट्रेवल कर कर गिर रहा था, आपने फिंगर रख दी उस पर, उसकी वेलोसिटी क्यों, एरिया घटा दिया फिंगर रखकर तो वेलोसिटी बढ़ गई, दूर जाकर गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ गई है भाई उसकी, पैराबोला पार्ट ट्रेवल करता है वो इस तरह से। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से देखने को मिल रहा है कि जहां एरिया कम होता है वहां लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जहां हमें वेलोसिटी बढ़ानी हो वहां नोजल लगा देते हैं जिसका एरिया कम होता है और जेट बन जाता है, तो जेट बन जाएगा वो इस तरह से जिससे बहुत स्पीड से पानी आएगा, बहुत मोमेंटम के साथ आएगा। तो इस तरह से आप देख पाए कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बात बता रहा है हमें। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताता है भाई, ये चीज आप जान पाएंगे इस तरह से। तो गाइस अगले लेक्चर में बात करेंगे एनर्जी ऑफ लिक्विड की और बर्नौलीज थ्योरम की। थैंक्स गाइस।